अपने टॉपिक की तरफ। व्हाट आर ट्राइओजेज, लिखते जाएं। ट्राइओजेज आर शुगर्स हैविंग 3 कार्बन एटम्स। ठीक, इसकी एग्जाम्पल बनाएं। ये बन गई है डी ग्लाइसरैल्डिहाइड। कौन सी? ग्लाइसरैल्डिहाइड। तो साबित हुआ कि ग्लाइसरैल्डिहाइड 3 कार्बन शुगर है। इसका अपोजिट बनाए डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन। क्या? डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन, नाम से ही जाहिर है डाईहाइड्रोक्सी। देखें डाईहाइड्रोक्सी ना, 2 हाइड्रोक्सल, एक दूसरा ये। तो जो आखिरी का दूसरा कार्बन बचा है उधर जाहिर बात है क्या आएगा? कीटोन। ये स्ट्रक्चर समझने का फार्मूला है। ये आपके डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन है। अब 3 कार्बन एटम्स के जो हैं वो फंक्शन समझें। ये आपके जो मेटाबॉलिज्म है उसके अंदर इंटरमीडिएट के तौर पे काम आता है। लिखते जाएं साथ साथ। ठीक है, एक फंक्शन ये होगा। दूसरा, ये फॉस्फेट डोनेट करने के काम आता है। ग्लाइकोलाइसिस के अंदर हमने पढ़ा था ना, डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट बनता है। ग्लाइसरैल्डिहाइड 3 फॉस्फेट है, डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट। यानी ये फॉस्फेटों को अपने साथ अटैच करते हैं और जहां पे ज़रूरत हो तो वहां पे वापस दे देते हैं। ठीक है, जहां पे बॉन्ड बने वहां एनर्जी स्टोर होती है और जहां पे बॉन्ड टूटे वहां पे एनर्जी रिलीज होती है जो सेल अपने लिए इस्तेमाल कर लेता है। ठीक है, डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन और डी ग्लाइसरैल्डिहाइड क्या हैं? एक, ये इंटरमीडिएट के तौर पे काम आते हैं आपकी मेटाबॉलिज्म में, यानी ग्लाइकोलाइसिस मैंने जब बताया था। दूसरा, ये अपने साथ फॉस्फेट अटैच करने की सलाहियत रखते हैं। ठीक, तो जहां पे फॉस्फेट की ज़रूरत होगी वहां पे ये दे देंगे। किस तरह देंगे? एडीपी। ग्लाइकोलाइसिस के शुरू मैंने बताया था कि हम कार्बोहाइड्रेट जो फॉस्फेट है वो उधार लेते हैं। तो यहाँ पे एडीपी को उसका फॉस्फेट भी तो वापस करना है ना। तो ये एडीपी आएगा, इससे अपना फॉस्फेट ले लेगा और ये एटीपी बन लेगा। अब समझ आइए किस तरह फॉस्फेट डोनेट करते हैं। नेक्स्ट, टेट्रोजेज लिखें। टेट्रोजेज ऐसे शुगर जिनमें 4 कार्बन एटम हो। फॉर एग्जाम्पल डी एरेथ्रोज, इसका सिर्फ एक ही एग्जाम्पल याद करने। ये भी कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म में आपके काम आता है। ठीक है, नेक्स्ट क्लास की तरफ जा रहा हूं। पेंटोजेज। बोरिंग तो नहीं जा रहा ना? जबरदस्त है लेक्चर। पेंटोजेज ऐसे शुगर्स जिनके अंदर 5 कार्बन एटम होते हैं। ठीक है, अभी क्वेश्चंस ना करें, रिकॉर्डिंग चल रही है। पेंटोजेज, ये मैसेजेस आते हैं ना, फिर वो जो मैं लिख रहा हूँ वो नज़र नहीं आता, इसलिए कह रहा हूँ एंड में आंसर्स करता हूँ। पेंटोजेज जो हैं ये सबसे अहम कार्बोहाइड्रेट्स हैं। लिखें, जो आपके न्यूक्लिक एसिड्स बनाते हैं। लिखते जाएं। ठीक है, डी राइबोज है जो ये पाई जाती है डीएनए में। ठीक है, ठीक है, अब क्या है? इसी का आइसोमर डी राइबोज मैंने बताया कि पाई जाती, सॉरी, इसमें आरएनए में पाई जाती है। ठीक है, डी राइबोज। क्यों? क्योंकि इसको क्या कहा जाता है? राइबो न्यूक्लिक एसिड। राइबो क्यों कहा जाता है?
राइबो क्यों कहा जाता है? राइबोज की वजह से। अब डीएनए को डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक क्यों कहा जाता है? इसके अंदर डीऑक्सीराइबोज होती है, डीऑक्सीराइबोज। अब समझ आई बच्चों? इधर देखें, डीएनए क्यों कहा जाता है? क्योंकि जो शुगर है वो डीऑक्सीराइबोज है। जो आरएनए है इसको राइबोन्यूक्लिक एसिड क्यों कहा जाता है? क्योंकि शुगर राइबोन्यूक्लिक एसिड है, राइबो शुगर है। ठीक है, डी राइबोज। ठीक है, अब इसका फंक्शन लिखें पेंटोजेज का, डी राइबोज और डी ऑक्सी राइबोज का। ये आपके अंदर जो है वो आपका न्यूक्लियोटाइड्स बनाती हैं, एटीपी, नेट, पीएच, ये सारा कुछ आपको भी ये देती हैं। अगली बात, ये आपका आरएनए और डीएनए बनाती हैं। क्लियर हो गया? इसकी और एक एग्जांपल है डीजाइलोज और डीजाइलोलोज और डीलिग्जोज। ये जो हैं डीजाइलोज, लिखें जाइलोज, जाइलोलोज और लिग्जोज, इनके फंक्शन लिखें। ये ग्लाइकोप्रोटीन, ग्लाइकोलिपिड्स बनाती हैं, यानी कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल्स बनाती हैं। कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल्स ऐसे मॉलिक्यूल्स होते हैं जो दो मुख्तलिफ चीज़ों के कॉन्जुगेशन से बनते हैं। कॉन्जुगेशन का मतलब मिलने से बनते हैं, यानी एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल और एक प्रोटीन का मॉलिक्यूल आपस में मिले तो वो बनाएंगे ग्लाइकोप्रोटीन। समझ आ गई बच्चों? नेक्स्ट क्लास है हेक्सोसिस। हेक्सोसिस ऐसे कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं जो 6 कार्बन एटम से मुश्तमिल होते हैं। जैसे मैंने अभी अगर आपको एग्जांपल बनाई थी ग्लूकोज, दूसरी एग्जांपल बताई गैलेक्टोज। ठीक है, और एग्जांपल इनकी है डीमेनोज और एक है डी फ्रुक्टोज। ये आपकी 6 कार्बन शुगर हैं। कौन सी? 6 कार्बन शुगर। ग्लूकोज और गैलेक्टोज का स्ट्रक्चर मैंने आपको सिखा दिया है। ठीक है, डीमेनोज का मैं क्या डिफरेंस बताऊं? लिखें, डीमेनोज किस तरह बनेगा? ग्लूकोज का स्ट्रक्चर बने 1 2 3 4 5 6। ठीक है, मैनोज का बता रहा हूं किस तरह बनेगा। पहला CHO, ठीक, और मैंने कहा था कि ग्लूकोज के अंदर जो है वो कार्बन नंबर 3 के ऊपर हाइड्रोक्सिल ग्रुप इस साइड पे होता है ना। ऐसे कहा था ना, कहा था ना, कार्बन नंबर 3 मैंने कहा था हाइड्रोक्सिल ग्रुप इधर लगा दें, बाकी इधर लगा दें, ग्लूकोज है। तो जब आप कार्बन नंबर 2 के ऊपर हाइड्रोक्सिल ग्रुप इधर लगा दें वो मैनोज का स्ट्रक्चर बन जाएगा। अब बताएं, स्ट्रक्चर्स आसान हो रहे हैं आपके लिए? मेरे ख्याल में स्ट्रक्चर आपको आसान हो गए होंगे। अब हो गए आसान जी। तो ये जो शुगर्स हैं 6 कार्बन शुगर्स, ये आपके शुगर ऑफ लाइफ हैं, लिख लें। जो ग्लूकोज है ये ब्लड में पाई जाती है, जो गैलेक्टोज है वो आपके स्पर्म्स में और दिमाग में पाई जाती है। ठीक हो गया? जो डीमेनोज है ये पॉलीसैकेराइड में पाई जाती है। ठीक है, जो डी फ्रुक्टोज है ये ग्लाइकोलाइसिस, जब शुरू में ग्लूकोज तब्दील होता है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में, फिर वो अपने आइसोमर में चेंज होता है फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट में, यानी ये कार्बोहाइड्रेट ग्लाइकोलाइसिस में इंटरमीडिएट के तौर पे काम आती है।
समझ आ गई। अब यहाँ पे हम बताने लगे हैं व्हाट आर डेक्स्ट्रो एंड व्हाट आर लीवो शुगर्स। जो डी और एल आइसोमर हैं ये क्या होते हैं। ठीक है, इसको समझने के लिए मैं आपको एक कंसेप्ट दूंगा। ऐसी शुगर्स जिसमें हाइड्रोक्सल ग्रुप जो है अगर राइट साइड पे है तो वो है डेक्स्ट्रो सीरीज। अगर हाइड्रोक्सल ग्रुप है लेफ्ट साइड पे तो वो है लीवो सीरीज। जो ज़्यादातर जो आपकी कुदरती जो शुगर्स पाई जाती हैं वो डेक्स्ट्रो नेचर की होती हैं। यानी ये हमारे जिस्म के लिए बहुत ज़रूरी होती हैं और बहुत अच्छी होती हैं। ये जो हैं ये यूँ समझ लें कुदरती जितनी भी फलों में पाई जाने वाली शुगर है वो डेक्स्ट्रो है। जो टॉफ़ियाँ चॉकलेट्स हैं वो लीवो शुगर्स होती हैं। अब डेक्स्ट्रो और लीवो को समझने के लिए एक आम सी एग्जांपल दे रहा हूँ, दोबारा बता रहा हूँ। अगर हाइड्रोक्सल ग्रुप राइट साइड पे है किसी शुगर में तो वो है डेक्स्ट्रो आइसोमर। अगर लेफ्ट साइड पे है तो वो है लीवो आइसोमर। ठीक हो गया। जो नेचुरली अकरिंग शुगर्स हैं जो फलों में पाई जाती हैं वो डेक्स्ट्रो इन नेचर होती हैं। यानी डेक्स्ट्रो सीरीज जो है वो आपके जिस्म के लिए बहुत अच्छी शुगर है। जो नुकसानदेह है वो लीवो शुगर है, ये जो टॉफ़ीज़ चॉकलेट्स आप खाते हैं। ठीक। अब मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ। ठीक है, अब मैं दे रहा एक आप फ्लास्क लें, फ्लास्क के अंदर आप थोड़ा सा शुगर डालें और पानी में का उसका सॉल्यूशन बना लें, कोई भी शुगर है। फिर आप उसके ऊपर से प्लेन पोलराइज्ड लाइट पास करें। अगर वो लाइट को रिफ्लेक्ट कर देता है राइट साइड पे, ठीक है, वो है डेक्स्ट्रो शुगर। अगर वो लाइट को पास कर देता है लेफ्ट साइड पे वो है लीवो शुगर। अब लाइट को कौन सी चीज़ रोक के किसी सिमत में भेज रही है, अल्लाह के बंदे वही उसके फंक्शनल ग्रुप में हाइड्रोक्सल्स। राइट साइड में है तो राइट साइड पे लेके जा रहे हैं, लेफ्ट साइड में तो लेफ्ट साइड पे लेके जा रहे हैं। अब मेरे ख्याल में आपको कभी डेक्स्ट्रो और लीवो आइसोमर का कंसेप्ट कभी भी नहीं भूलेगा। अब समझ आ गया। अब आ जाए केमिस्ट्री ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। लिखें, जितना कार्बन की चेन कम होती जाएगी स्वीट लिखें, स्वीटनेस कम, सॉरी स्वीटनेस ज़्यादा। इधर दोबारा बता रहा हूँ, कार्बन चेन लेस, ठीक, तो शुगर जो है वो स्वीट होंगी प्लस इजीली सॉल्युबल इन वाटर होंगी। जैसे ग्लूकोज चीनी पानी में हल हो जाती है ना, क्यों? क्योंकि कार्बन की चेन कम है, 7 है बस, 6 हैं। जितना कार्बन की चेन कम, बॉइलिंग बॉइलिंग पॉइंट कम, मेल्टिंग पॉइंट भी, जितना कार्बन की चेन बढ़ाते जाएंगे नंबर ऑफ कार्बन एटम, स्वीटनेस कम, सॉल्युबिलिटी भी कम,
फॉर एग्जांपल आटा उठाएं, पानी में हल करके देखें, आटा पानी में हल नहीं होता। क्यों? क्योंकि कार्बन की चेन बहुत लंबी है। जितना कार्बन ज़्यादा उसने उतने ही फंक्शनल ग्रुप अपने साथ अटैच किए हुए हैं, जिसकी वजह से सॉल्युबिलिटी पे फ़र्क आ जाता है। ठीक, जितना ये ज़्यादा कार्बन उतना बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा, उतना मेल्टिंग पॉइंट बढ़ जाएगा। क्यों? क्योंकि ये सिग्मा बॉन्ड्स को तोड़ने के लिए ज़्यादा एनर्जी चाहिए होगी। क्लियर हो गया?